नमस्कार। मैं डॉक्टर आरसी शर्मा डिजायर यूनिवर्सिटी से आपके 3 बजे जो लाइव शो आ रहा है हमारा जो आओ ज्योतिष सीखे के अंतर्गत डेली हम आपको ज्योतिष के ऊपर आगे की श्रृंखला में हर सब्जेक्ट के ऊपर हम आपको ज्ञान दे रहे हैं। महाभारत के युद्ध में कृष्ण जी ने अर्जुन को उपदेश दिया था, जो गीता में आज तक भी अध्यायों के रूप में दर्ज है। वो क्या है? भक्ति योग, ज्ञान योग, कर्म योग। ये 3 योग जो हैं आदमी की लाइफ में बहुत बड़ा महत्व रखते हैं। इसलिए कर्म योग का अर्थ है कि आप अपने कर्म करिए जाइए और फल की इच्छा भगवान के ऊपर छोड़ दो तो आपको फल अवश्य मिलता है। भक्ति योग के अंदर एक जातक को अपना इस जीवन को ठीक करने के लिए और आगे के जीवन को ठीक करने के लिए इसमें भक्ति का मार्ग दिया गया है, उसको भक्ति योग कहा गया है। कर्म योग का अर्थ है कि आप अपने कर्म करते जाइए और भगवान के ऊपर सब कुछ चीजें छोड़ देनी चाहिए। ये ऐसे योग हैं। ये ज्ञान योग के अंतर्गत हम आपको ज्ञान और भक्ति दोनों को इकट्ठा करके आपको ये ज्योतिष का प्रोग्राम जो दे रहे हैं, आओ ज्योतिष सीखें, ये उसी के अंतर्गत गीता के ज्ञान के अंदर जो योग दिए गए हैं उनके अनुसार हम अपना कर्म और फर्ज और ज्ञान के आधार पर आपको ये सब एपिसोड ज्योतिष के ऊपर दे रहे हैं। पीछे के जो एपिसोड में मैंने आपको दिया है उसकी श्रृंखला में आगे चलते हुए आज का हमारा टॉपिक है स्टोन्स। किस जातक को कौन सा नग पहनना चाहिए, कौन से जातक को कौन सा स्टोन जो सूट नहीं करेगा। इसीलिए इसके लिए हमारे पास टेक्निकलिटी के अनुसार हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। आपको इतना ज्ञान तो इसमें पहले एपिसोड जो पहली बुक के अंदर दिया था कि केंद्र के घर कौन होते हैं। 1, 4, 7, 10 केंद्र कहा गया था। 1, 5, 9 को त्रिकोण कहा गया था। दूसरे धन को धन स्थान और 7वां घर हमारा पार्टनरशिप होता है। इसलिए जो अपना नगों के आधार पर हमें 1, 4, 7, 10, 5, 9 और 2 और 7 का जो स्टोन्स होता है आपकी कुंडली के मुताबिक जो घर पक्के घर बताए हैं उनमें जो ग्रह पड़े हैं, राशियां पड़ी हैं, उनके अनुसार ये देखना है। उसका इफेक्ट जो है आपको 100% पॉजिटिव होगा। 6, 8, 12 जो हमारे घर नेगेटिव हाउस होते हैं, इन घरों का स्टोन का नेगेटिव फल जो होता है -100% होता है। दूसरे और 7 का मैंने पहले ही बता दिया है। तीसरा और 11वां घर जो होता है ये कुंडली में हमारे मिश्रित घर होते हैं। इसका फल 50% पॉजिटिव और 50% जो है नेगेटिव होता है। इन घरों में तीसरे और 11वें घर में जब कोई एक राशि वाला प्लेनेट आए तो वो आपकी कुंडली में न्यूट्रल हो जाएगा। उसका नग आप डाल भी सकते हो या नहीं भी डाल सकते हो। जिस तीसरे और 7वें घर में 2 राशि वाले प्लेनेट है, यदि एक राशि तीसरे और 11वें घर में है और उसकी दूसरी राशि केंद्र और त्रिकोण या अच्छे घरों में है तो उसका फल उसका 50% जो पॉजिटिव है वो 100% पॉजिटिव में ऐड होकर वो 150% पॉजिटिव हो जाएगा। उन घरों के नग आप डाल सकते हो। इसी तरह तीसरे और 11वें घर की दूसरी राशि का लिंक 6, 8, 12 घरों से बन जाए तो ये 150 नेगेटिव होके इसका नग हम नहीं डाल सकते। इस तरह हर लगन के मुताबिक हर जातक को कुंडली में उस ग्रह स्टोन का इफेक्ट कितने % बन रहा है उसके मुताबिक आपको नग डालने चाहिए। जैसे जिसका इफेक्ट 200 आ जाएगा तो वो नग डायरेक्टली आपके लिए पॉजिटिव होगा। 150 वाला भी पॉजिटिव होगा। न्यूट्रल वाले का आप यूज कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते। जो 200% नेगेटिव या 150% नेगेटिव फल आएगा उन स्टोन्स को हम उस जातक को नहीं बनाएंगे। इस तरह हम नगों को डिसाइड करते हैं कि किस जातक को कौन सा नग सूट करेगा। वैसे आमतौर पर ब्रह्मा विष्णु महेश के जो स्टोन्स होते हैं ये हर जातक को सूट करते हैं, क्योंकि लगन का नग उनके साथ आने से, ग्रुप आने से, वो नग जो है लगन जो हमारा सुप्रीम होता है उसका नग का दूसरी राशि किसी भी घर में हो तो इसमें कोई रूल लागू नहीं होगा। इसलिए हर जातक को ब्रह्मा विष्णु महेश जो हमने घर कहे गए हैं भगवान के नाम आने से ये जो स्टोन है आप थ्रू आउट लाइफ धारण कर सकते हैं।
जिसका कोई भी नेगेटिव इफेक्ट नहीं होता, और जातक आगे की लाइफ को बढ़िया से बढ़िया लाइफ डील करने लग जाता है। आमतौर पर जो नग है वो महादिशा और अंतर दिशा में ही डालने चाहिए। किसी भी नग का शुभ फल होता है जब उस ग्रह की दिशा लगती है, तब उसका हमें अफेक्ट आता है। इसलिए महादिशा और अंतर दिशा को इस टेक्निकल विधि के अनुसार चेक कर लें कि उसका नग डलेगा या नहीं डलेगा। वाद ग्रह का नग हमें नहीं डालना होता, माड़े घरों का नग हमने नहीं डालना होता है। कई बार इन चीजों की जमीन में दबाकर हम रेमेडी करते हैं, या धर्म स्थान पर चढ़ाकर इनकी करते हैं। अब ये है कि आगे हमारा चैप्टर है, इसके आगे बढ़ते हुए मान लो कोई भी नग किसी जातक को सूट करता है, वो किस ग्रह का नग क्या होता है और उसे धारण करने की विधि क्या होती है। सबसे पहले जो भी नग आपने डालना है, जो आपको सूट करता हो, ब्रह्मा विष्णु महेश हो, महादिशा अंतर दिशा का हो, तो उसे आप कच्ची लस्सी से धोकर उसके ऊपर 1 या 2 माला उस ग्रह के बीज मंत्र की बोलकर उस ग्रह की हुरा में, या उस ग्रह का जो दिन निर्धारित होता है उसमें आप इसको धारण कर सकते हैं। अब क्या है कि कौन से ग्रह का कौन सा नग होता है उसके बारे में बताने लगा हूं। सबसे पहले हमारा ग्रहों का राजा सूरज होता है, उसका नग होता है रूबी, जिसे हम हिंदी में माणिक कहते हैं। दूसरा हमारा ग्रह चंद्र होता है, उसका जो स्टोन होता है मोती होता है, जो इंग्लिश में परल कहते हैं। तीसरा हमारा मंगल होता है, जिसे हम रेड कोरल कहेंगे, या हिंदी में उसे मूंगा कहते हैं। फिर पुखरा गुरु का नाग आता है, पुखराज येलो सफायर कहते हैं, या हल्के नाग इसकी भी यूज होते हैं, जिसे सुनैला आदि कहा जाता है। इसलिए ऐसे बुध का नग होता है एम्बरल्ड, या हिंदी में उसे पन्ना कहेंगे। शुक्र का नग होता है ओपल, डायमंड और जर्कन। और शनि का नग होता है हमें नीलम या ब्लू सफायर जिसको बोलते हैं। राहु का गुमेद और केतु का कैटसाई बोलते हैं। इस तरह 9 के 9 ग्रहों के जो नग है, ग्रहों के नग बोल दिए हैं, और इन्हीं ग्रहों के जो डेज होते हैं उनमें इसे डाला जा सकता है। यदि आपको किसी प्रकार की इमरजेंसी हो या आपातकाल हो, तो उस ग्रह का नग उस ग्रह की होरा में भी डाला जाता है। इस तरह हमारी ये जो नगों की श्रृंखला है, कौन से जातक को कौन सा स्टोन डालना चाहिए, कौन सा नहीं डालना चाहिए, और क्या मंत्र है, क्या विधि है। किसी भी ग्रह के साथ ओम लाओ, ग्रह का नमा लाओ और नमा कर दो, तो ग्रह का जो मंत्र बन जाता है। जैसे सूरज के लिए ओम सूर्याय नमः या ओम गृहिणी सूर्याय नमः, इसी तरह सभी ग्रहों के आगे ओम लगाकर ग्रह का नाम लो, तो नमा कर लोगे तो वो मंत्र बन जाएगा। जो भी आप भगवान के आगे सच्चे मन से इन चीजों को करोगे, तो वो एक अच्छा इफेक्ट देने लग जाता है। अब लास्ट में है हमारा इसी नवों में जो नवग्रह रिंग होती है, जिसे नवग्रह रिंग कहा जाता है। ये किन जातकों को पहननी चाहिए, किन को नहीं पहननी चाहिए। जिन जातकों के ग्रहों की पावर बहुत अधिक होती है, उन्हें नवग्रह रिंग नहीं डालनी चाहिए। यदि जिन जातकों कुंडली में काल सर्प योग हो, या 9 ग्रहों में से 7 ग्रहों में से छठ बल में 3-4 ग्रहों के साथ 0 लगा हो, तो काल सर्प योग होने से वो ग्रह और वीक हो जाते हैं। इसलिए 7 नग एक जातक को डलवाने की बजाय उनके लिए हम नवग्रह रिंग का प्रयोग कर सकते हैं। जो ये मेरी रिंग फिंगर में ये डाली हुई है, इसको हम नवग्रह रिंग कहते हैं। 9 के 9 ग्रहों के नग, सूरज को ग्रहों का राजा कहा गया है। उस में रूबी डालकर साइड, लेकिन स्किल यूज कर सकते हो। जिस जातक का शनि प्रधान हो, तो उनको नीलम स्टोन सेंटर में लगवाकर बाकी स्टोन साइड पे लगवाने चाहिए। जिन जातकों का सूरज के अंदर ब्रह्मा विष्णु महेश का स्वामी बन जाए, तो उसको रूबी नग सेंटर में लगवाकर साइड पे नवग्रह के जो नग है वो डालने चाहिए। इस तरह हमें नवग्रह का फल जो हमें कच्ची लस्सी से धोकर, उसी तरह उसी ग्रहों के राजा के, यदि वो सूरज का नग सेंटर में लगवाया है, तो किसी भी दिन या संडे को ज्यादा बेटर रहता है। यदि शनि का स्टोन आपने सेंटर में लगाया है, तो उसके लिए शनिवार रहता है। बाकी 9 ग्रहों के अंदर दिन की कोई इतना महत्व नहीं होता।
क्योंकि सभी ग्रहों के नग सभी ग्रहों के दिनों में डाले जा सकते हैं, इसलिए उसे धूप बत्ती करके कच्ची से लो धोकर सभी ग्रहों के 9 ग्रहों के 11-11 मंत्र बोलकर इस नवग्रह रिंग को धारण किया जा सकता है, जिसमें काल सर्प योग वालों को इसमें बहुत ही ज्यादा बेनिफिट मिलता है। यहाँ काल सर्प योग के अंदर कई लोग चांदी का नाग डलवा के भी रिंग में डाल लेते हैं, वो भी एक रत्न का ही काम करता है। इसलिए हमें स्टोन्स की जो हमने विशेष रूप में जानकारी आपको आज की दी है, आगे के इसकी श्रृंखला में हम बढ़ते हुए आपको बताएंगे कि हमारा जो वर्ष फल है क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों देखना चाहिए और क्या इसकी विधि होती है। वर्ष फल जो होता है, हर जातक को नए साल में उसके जन्मदिन से अगले जन्मदिन तक को हम वर्ष फल कहेंगे। ये सब जातकों का अलग अलग होता है, इसलिए हर जातक को ये क्यूरियोसिटी होती है कि आने वाला जो साल है वो हमारा कैसा जाएगा। इसलिए यदि कोई जन्मदिन के ऊपर कोई रेमेडी करानी हो तो उसका फल भी एस्ट्रोलॉजी में सारा साल मिलता है, इसलिए हमें वर्ष फल की जरूरत पड़ती है। सबसे पहले तो आप देखिए कि किसी भी जातक का वर्षफल जो हो उसके देखिए 9वें घर में कौन सा डिजिट है। 9वां घर हमारा धार्मिक जगह का होता है। जो भी राशि उस ग्रह के 9वें घर में पड़ी हो उसके जन्मदिन पर उस ग्रह की वस्तुओं को मंदिर में दान करवाने से उस जातक को वर्ष का पूरा वर्षफल उसका पॉजिटिव हो जाता है जनरल तौर पे। अब क्या है, जो वर्षफल में सबसे पहले हमने देखना होता है कि मुंथा MUNTHA लिखा होता है। मुंथा ये सॉफ्टवेयर अपने आप निकाल देते हैं कि वर्ष कुंडली में मुंथा किस घर में आई है। यदि आपको मुंह जवानी भी मुंथा निकालनी हो तो एज के मुताबिक, जैसे पहले साल जो जिस जातक की उम्र 1 साल होगी तो उसकी मुंथा जो होती है पहले घर में होती है। इस तरह जब जो जातक 12 साल का हो जाएगा तो उसकी मुंथा 12वें घर में आ जाएगी। 13वें साल में मुंथा लगन में आ जाती है और उसके बंदे की एज के मुताबिक काउंट करके आप देख लीजिए कि जन्म कुंडली में जो मुंथा है वो किस घर में आ रही है। ये वर्ष कुंडली का एक पहला स्टेप होता है मुंथा। मुंथा जिस घर में MUN लिखा हो उसके अंदर जो भी डिजिट आएगा वो उस जातक का मुंथेश बन जाता है। और वर्षेश होता है वर्ष कुंडली का लगन, और लग्नेश होता है हमारा जन्म कुंडली का लगन। और इसके अंदर ये देखना है चारों की चारों चीजें आपकी चौथे घर, 6वें घर, 8वें घर और 12वें घर में आती है तो इसका नेगेटिव फल मिलता है। इसके अलावा जिस भी घरों में आएगी इसका पॉजिटिव फल मिलता है। आपको पहले एपिसोड में हमने 12 के 12 घरों के नाम बताए हुए हैं, किस घर से क्या प्रेडिक्ट होता है उसके अनुसार आप उसका पॉजिटिव फल दे सकते हो। लेकिन इसको देखने के लिए कई बार कंट्राडिक्टरी चैप्टर भी बन जाता है। एक चीज कह रही है कि इस वर्ष में धन आएगा, दूसरी चीज कह रही है इस वर्ष में धन नहीं आएगा। तो उसके लिए जातक को आपने कंफ्यूज नहीं करना है, उसको टेक्निकल विधि से इसको लिखना है कि इस साल वर्ष आएगा लेकिन वो ठहरेगा नहीं, चले जाएगा। इस तरह ये चारों की चारों चीजें जो हमारे चौथा घर 6, 8, 12 में होगी तो नेगेटिव रिजल्ट देगी, केंद्र त्रिकोण में होगी तो पॉजिटिव रिजल्ट होगी। सबसे बड़ी बात जो होती है वर्ष कुंडली के अंदर ये देखना चाहिए कि जातक का सेम लगन ना हो। सेम लगन का पर्पज है जो आपकी जन्म कुंडली में डिजिट पड़ा है वर्ष कुंडली में भी वही डिजिट सेम आ जाएगा। या जन्म कुंडली में लगन की डिग्रियां लिखी होती हैं, वर्ष कुंडली की डिग्रियां उन डिग्रियों के आसपास हो जाए तो जातक का वो जन्म फल है, वर्ष फल है, वो कष्टकारी बन जाता है। जिसको पुराने बुजुर्ग कहा जाते थे कि इस जातक का नया जन्म हुआ है। नया जन्म का मतलब यही है कि उसे मृत्यु तुल्य कष्ट आने की वजह से उसका नया जन्म होता है। मान लो आपकी जन्म कुंडली में लगन की 17 डिग्री है, 17 को +3 करोगे तो 20 बन जाएगा, 17 से 3 माइनस करोगे तो 14 बन जाएगा। वर्ष कुंडली का लगन 14 से 20 डिग्री के बीच आ जाएगा तो उस जातक के लिए वो वर्ष जो है सभी चीजें मुंथा, मुंथेश, वर्षेश, लग्नेश सब कुछ पॉजिटिव होते हुए भी नेगेटिव हो जाती है। उस जातक के सिर पर कोई ना कोई चोट ऐसी लग जाएगी जिसके कारण सारी जो वर्ष कुंडली है पॉजिटिव चीजें देते हुए
वो नेगेटिव हो जाती है। इस कंडीशन में जब सेम लगन या लगन की डिग्रियों के +-3 में वर्ष कुंडली की डिग्री आ जाए, तो उस जातक को सजेस्ट कीजिए कि आपके लगन की जो राशि है उसका टिक्का लगाए या उस कलर की कैप अपने सिर पर रखे। तो ऐसा करने से उसके जो चोट है वो नहीं लगेगी। और 5वीं चीज हमने वर्षफल में देखनी होती है कि कुंडली में काल सर्प दोष तो नहीं है। यदि वो काल सर्प योग होगा वर्ष कुंडली में, तब भी आपको काल सर्प योग के अंतर्गत हमने फर्स्ट सिलेबस में पढ़ाया था कि इसका हल्की रेमडी नाग नागन के जोड़े शिवलिंग पर चढ़वा दे, या लंबे सांप जल प्रवाह करा दे, या वर्ष कुंडली के काल सर्प योग लगन कुंडली में सेम काल सर्प योग बन जाए, पावरफुल हो जाता है। उसकी टेक्निकल शनि 60 सदी काल सर्प योग की पूजा भी हो जाती है। इस तरह हम वर्ष कुंडली में मतलब इन चीजों को यूज करते हैं। वैसे तो वर्ष कुंडली में 16 प्रकार के योग दिए गए हैं। इसमें हमने 2 योगों को ही ज्यादा अधिक यूज करना है जो मोहम्मदन एस्ट्रोलॉजी से लिए गए हैं। एक है इत्शाल योग, एक है इशराफ योग। इत्शाल योग होता है जिसमें काम हमारे होते हैं, इशराफ योग होता है जिसमें हमारे काम नहीं होते। इसको भी यूज करने के लिए जो वर्ष कुंडली में कुंडली आपकी आई है, मान लो और जातक पूछ रहा है कि इस समय मेरे मैरिज होगी कि नहीं होगी, इसमें पहले घर को लग्नेश लेना है, जो वहां डिजिट पड़ा है उसका स्वामी लग्नेश बनेगा। ये प्रश्न आ गया 7वें घर का, तो 7वें घर में जो राशि पड़ी है उसके स्वामी को हम कारेश कहेंगे। मतलब लग्नेश और कारेश में से आपकी कुंडली में जो पहले आएगा प्लेनेट उसको पहले लिख ले, जो बाद में आएगा उसे बाद में लिख ले। इसमें भी हमने प्रेजेंट गोचर को यूज करके योग बनाना है कि इत्शाल योग बन रहा है कि शराफ योग बन रहा है। एक लाइन लगा लीजिए, पहले घर से लेकर 12वें घर तक लग्नेश और कारिश में जिसका स्वामी पहले आए उसको पहले लिख ले। आपको मैंने गोचर जो है फर्स्ट सिलेबस में गोचर पढ़ाया है कि हमारा चंद्रमा 2.5 दिन वार राशि परिवर्तन करता है, सूरज बुध शुक्र महीने बाद करते हैं, मंगल 45 दिन बाद करता है, गुरु 1 साल बाद करता है, राहु केतु 1.5 साल बाद करते हैं, शनि 2.5 साल बाद करते हैं। इसी गोचर को हमने इन योगों में प्रयोग करना है। जो ग्रह पहले आ जाए उसको पहले लिख लो, जो बाद में आएगा उसको बाद में लिखना है। इसको आप ऐसा समझिए कि स्लो मूविंग और फास्ट मूविंग ग्रह आपको नॉलेज हो गई है। यदि पहले स्लो मूविंग आ जाए आगे फास्ट होगा तो उसमें इशराफ योग बनेगा, क्योंकि ये स्लो मूविंग प्लैनेट है, फास्ट मूविंग प्लैनेट को क्रॉस नहीं करेगा। इसी तरह जब फास्ट मूविंग पहले आ जाए तो स्लो मूविंग आगे चले जाए, तो इसमें जो फास्ट मूविंग वाला प्लैनेट है उसको क्रॉस कर जाएगा, उसमें काम होगा। इसे एस्ट्रोलॉजी में इत्शाल योग कहा गया है। इसको एक एग्जांपल से समझ लीजिए। मान लीजिए जलंधर से दिल्ली के लिए हमने 2 ट्रेन चलानी है, एक पैसेंजर ट्रेन है, एक शताब्दी ट्रेन है। यदि पैसेंजर ट्रेन पहले चलेगी शताब्दी बाद में चलेगी, तो शताब्दी में उसको पैसेंजर ट्रेन को लुधियाना में क्रॉस कर लेना है, उसको इत्शाल योग कहा गया है। यदि हम शताब्दी पहले चला दें पैसेंजर ट्रेन बाद में चलाए तो पैसेंजर ट्रेन जलंधर से दिल्ली तक कभी भी शताब्दी को क्रॉस नहीं करेगी, उसको हमने इशराफ योग कहा है जिसमें काम नहीं होते। इस तरह हम इन 2 योगों को यूज करके कुंडली में वर्ष फल को सटीक रूप से हम इसकी प्रेडिक्शन कर सकते हैं। यदि आज का मेरा एपिसोड आपको अच्छा लगा हो, हमारे चैनल हॉट नोज इंडिया टीवी और डिवाइन मोक्ष को सब्सक्राइब करें, मुझे सपोर्ट करें, हमारे चैनल को सपोर्ट करें। कोई भी त्रुटि हो तो आप चैनल को संपर्क कर सकते हैं, मुझे संपर्क कर सकते हैं। मेरा पर्सनल मोबाइल नंबर है 9780050013 9888222326। धन्यवाद। डॉक्टर आरसी शर्मा, डिजायर यूनिवर्सिटी, जलंधर।